लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था? सिर्फ हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे थे एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करके। सिर्फ चेज ही पढ़ा था हम लोगों ने, है ना? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि चेजी ने एक्चुअल में काम पाइप पे किया था। उसने अपने रिजल्ट्स ओपन चैनल पे लगा दिए। इसीलिए हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे थे वेलोसिटीज के, वो सही नहीं मिल रहे थे। और जो मैनिंग्स था, उसने अपना सारा का सारा काम एक्सक्लूसिव किस पे किया? ओपन चैनल्स पे किया। तो नेक्स्ट इज मैनिंग्स इक्वेशन। अच्छा हाँ, एक और चीज। हमने जो कल ये एक्सप्रेशन डिराइव किया था, ये आपको समझ में आ गया था? सी इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाई एफ। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान रखेंगे ना। नाउ मैनिंग्स इक्वेशन। मैनिंग्स इक्वेशन। आज कुछ आप लोग का स्पेशल है क्या, जो बच्चे नहीं आए क्लास में? तो बाय मैनिंग्स वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1/n, दिस n रफनेस कोफिशिएंट, इनटू r। r क्या होता है? हाइड्रोलिक रेडियस। r टू द पावर 2/3 इनटू s नॉट टू द पावर 1/2। सिंपल सी चीज है। वेलोसिटी यहाँ पे कौन सी होगी? एवरेज वेलोसिटी होगी। एवरेज वेलोसिटी एम्पेरिकल इक्वेशन है, ऑब्जर्वेशन से आया। एन रफनेस कोफिशिएंट है। रफनेस को, ये रफनेस किस किस के बीच में होगी? रफनेस कोफिशिएंट अगर मैं बोल रहा हूँ, तो रफनेस किस किस के बीच में होगी? वाटर के बीच में होगी, और जो सरफेस है, जो सरफेस है, पूरी कंप्लीट बाउंड्री, याद है पेरीमीटर, उसके बीच में। तो रफनेस कोफिशिएंट, रफनेस कोफिशिएंट। आर क्या है हमारे पास में? आर, ये तो हमें पता है, हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस, और वो किसका रेशियो होता है? हाइड्रोलिक रेडियस इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फ्लो टू द वेटेड पेरीमीटर। और एस नॉट बेड स्लो। बेड स्लो। क्या ये बात आपको क्लियर बेटा? दिस इज अवर मैनेज इक्वेशन, जो हमें हेल्प करेगी वेलोसिटी निकालने के लिए। इसमें कुछ है नहीं, आसान है ये। अब देखो ध्यान से, एक इक्वेशन और है मेरे पास में, चेजिस इक्वेशन। चेजी ने क्या बोला कि वेलोसिटी इज गिवन बाय सी इंटू अंडर रूट आर इंटू एस नोट। लिख सकता हूँ यहाँ पे एस नोट, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक क्वेश्चन ना बहुत अच्छा ये आपसे पूछता है कि अगर वेलोसिटी की वैल्यू दोनों इक्वेशन से बराबर निकल के आ रही है, तो बताओ जो ये मैनिंग्स का एन है और जो ये चेजिस का सी है, इसमें क्या रिलेशन है? कुछ भी नहीं है। दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू। दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगा मैं? अगर दोनों इक्वेशन से वेलोसिटी सेम मिल रही है, तो क्या करूंगा? इक्वेट कर दूंगा। तो ये भी पूछता है आपसे। तो टॉपिक क्या डाल सकते हैं? रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन मैनिंग्स एन, मैनिंग्स एन एंड चेजिस सी। मैनिंग्स एंड चेजिस सी। देखो, दोनों की वेलोसिटी बराबर करो। सो 1/n, 1/n आर की पावर 2/3 इंटू एस नॉट की पावर 1/2। ये मैनिंग से वेलोसिटी आई, और चेजी से वेलोसिटी सी इंटू आर की पावर, लिख सकता हूँ 1/2, चेक करो, अंडर रूट इंटू एस नॉट की पावर 1/2। तो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा। एस नॉट की पावर 1/2 से ये कैंसिल आउट हुआ। और देखो, तो सी, एन को इधर लेके जाओ, ये बचा आर की पावर 2/3। ये डिवाइड में आएगा, आर की पावर 1/2 इंटू एन को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा? सी इंटू एन बचेगा ना। तुमको ये पता है ना कि अगर कोई चीज डिवाइड में होती है तो उसकी पावर माइनस हो जाती है। मैथ्स, शर्म करो अगर ये नहीं पता तो। 2/3 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू सी इंटू एन। जरा बताओ, व्हाट इज 2/3 माइनस 1/2? कितना होगा? 1/6। ये यार निकल के। तो आर की पावर 1/6 इज इक्वल्स टू सी इंटू एन। तो यहाँ से रिलेशन क्या निकल के आया? या तो सी के टर्म्स में लिख लो या एन के टर्म्स में। सी इज इक्वल्स टू, या एन इज इक्वल्स टू, एन इज इक्वल्स टू आर की पावर 1/6
डिवाइड बाय सी। क्या आपको ये चीज समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया? कुछ भी नहीं, ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, बिल्कुल आसान है। एग्जाम में ड्राइव भी कर सकते हो, अगर याद रख पाओ तो याद कर लो। क्लियर? सुनते रहो, ये बात खत्म नहीं हुई है। ये जो मैनिंग्स का एन है, ये जो मैनिंग्स का एन है, ये रफनेस है। किसके बीच में रफनेस है ये? किसके बीच में रफनेस है? पानी के बीच में और उसके पेरीमीटर के बीच में। तो एक साइंटिस्ट है, उसका नाम क्या है? स्टिकलर्स। स्टिकलर। सब कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड है यार, कोई मैकेनिक्स नहीं है इसमें। स्टिकलर, इसने मैनिंग्स का हेल्प, मैनिंग्स का एन देने में हेल्प की। ये क्या बोलता है कि जो ये मैनिंग्स का रफनेस कोफिशिएंट है ना, ये कैसे निकालोगे? दिस इज इक्वल्स टू D50 की पावर 1/6 डिवाइड बाय 21। D50 की पावर 1/6 डिवाइड बाय 21। अब सुनते रहो, ये D50 क्या है? आप लोगों ने सॉइल में थोड़ा बहुत आइडिया है कि सीव एनालिसिस करते हैं सॉइल के अंदर? हल्का फुल्का आइडिया है। सीव एनालिसिस करते 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 क्या करते हो आप? सॉइल के पार्टिकल्स को अलग अलग, जो उसका साइज है उसमें बाइफरकेट करते हो। ठीक है, तो इस D50 का क्या मतलब होता है? इस D50 का मतलब क्या होता है? D50 का मतलब ये है कि जो भी सॉइल आपने सेलेक्ट किया है ना, उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन सारे पार्टिकल्स का 50% इससे क्या है, इस पार्टिकल साइज से छोटा है। फाइनल मतलब छोटा है, कम है। मैं दोबारा बता रहा हूं कि पूरी एक सॉइल आपने सेलेक्ट की, उसके उसके लेट्स सपोज, मान लो ये D50 है, मान लो इसका जो साइज है ये है 2 mm। ये 2 mm, D50 इज 2 mm, मतलब जो सोयल के सारे पार्टिकल्स होंगे, सारे पार्टिकल्स, उन सारे पार्टिकल्स का 50% किस पार्टिकल साइज से छोटा होगा? वो 2 mm से छोटा होगा। इस बात का ही मतलब होता है। क्लियर? जैसे एक चीज हम पढ़ते हैं ना सोयल में, D10 इफेक्टिव साइज, पढ़ा आप लोगों ने? इफेक्टिव साइज D10, ऐसे ही ये D50 कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज सच दैट, particle size such that 50% of the particle, 50% of particles are finer than it। फाइनल मतलब साइज कम होना, फाइनल देन इट। ठीक है, और इस इक्वेशन में आप इस D50 को किस में पुट करोगे? जब इस इक्वेशन को यूज, नहीं नहीं नहीं, हाँ, एकदम से बताया तनवीर ने, mm में नहीं पुट करेंगे बेटा, इसमें इसको D50 को आप किस में पुट करोगे? आप इसको मीटर में पुट करोगे इस इक्वेशन में। फिर आपको वहां से क्या निकल के आएगा? n निकल के आएगा। ठीक है, तो दिस इज स्टिकलर्स फॉर्मूला। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कभी कभी, तो आपको पता होना चाहिए स्टिकलर्स फॉर्मूला। एक साइंटिस्ट और थे, मेयर, आपने नाम सुना मेयर इक्वेशन? कभी अगर फाउंडेशन पढ़ा हो तो, है ना, फाउंडेशन में मेयर होता है। तो उसने भी क्या किया था, इस एन को क्लासिफाई किया था। जितने भी लोग जिन्होंने सोयल में काम किया, उन्होंने एन देने की कोशिश की। तो मेयर्स फॉर्मूला, मेयर्स फॉर्मूला, ये भाई साहब क्या बोलते हैं कि मेरी इक्वेशन यूज करो। इन्होंने कुछ कुछ स्पेशल नहीं किया, इन्होंने कॉन्सेप्ट, इन्होंने स्टिकलर्स का यूज किया। अगर कुछ नया किया होता तो अलग तरीके से निकालते। इन्होंने भी तो क्या यूज किया, सीव एनालिसिस। इन्होंने क्या बोला कि D50 इसकी पावर 1/6 डिवाइड बाय 26। कोई इस बात का मतलब हुआ, बताओ जरा। सॉरी, D90, D90 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज D90। D90 की पावर 1/6 डिवाइड बाय 26। मान लो कल को आसमा बोले कि सर मैंने भी एक फॉर्मूला निकाला है, वेयर n इक्वल्स टू D80 इसकी पावर 1/5 डिवाइड बाय 25। कोई बात हुई इस बात का कोई मतलब हुआ? बताओ। देख रहे हो कैसे लोग फेमस हो जाएंगे? हाँ, ये दो एक्सप्रेशन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, याद करो। एक में 21 है, एक में 26 है। मन तो तुम्हारा भी कर रहा होगा बेटा फेमस होने का, है ना? सर ये तो जुगाड़ तो सही है। चलो नोट करो फटाफट से।
ओपन चैनल फ्लो में अगर आप जेई और ई का एग्जाम दोगे ना तो इतने न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते, तो या फिर बहुत ज्यादा पावर वाला नहीं पूछेगा आपसे, बट हम तो करेंगे उसको भी। डन 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 डन, सबका डन, सबने लिख लिया। नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सिंपल से सवाल करते हैं इस पे, समझ में आएगा कि कैसे अप्लाई करना है। रेक्टेंगुलर चैनल, rectangular channel of 6 meter width, 6 meter width carries a discharge, carries a discharge, carries a discharge of 16 meter cube per second under uniform flow condition। ये तो पढ़ ही रहे, यूनिफॉर्म फ्लो ही पढ़ रहे हैं तो वही कंडीशन स्टडी करेंगे। अंडर यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन, अंडर यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन विद अ नॉर्मल डेप्थ। और ये भी पता है हमें कि यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन में जो डेप्थ होती है उसका नाम क्या होता है, नॉर्मल डेप्थ। विद अ नॉर्मल डेप्थ, और ये नॉर्मल डेप्थ हर एक सेक्शन पे क्या होती है, सेम होती है। विद अ नॉर्मल डेप्थ ऑफ 1.6 मीटर। if the Manning's n if the if the Manning's n is 0.015, then what is the value of bed slope, what is the value of bed slope। कोई सॉल्व नहीं करेगा, सब लोग इधर देखेंगे। इतना तो समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन लगेगी, मैनिंग्स इक्वेशन, क्योंकि आपको मैनिंग्स एन दे रखा है, बेड स्लोप पूछा हुआ है आपसे। अब सुनो ध्यान से, चैनल का जो क्रॉस सेक्शन है वो किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। और इस, अब एक बात बताओ, जब हमारा चैनल रेक्टेंगुलर शेप का होता है तो जो चैनल की विड्थ होती है क्या वही टॉप सरफेस की विड्थ भी होती है रेक्टेंगल के केस में, बिल्कुल पता है हमें बात। फ्री सरफेस की जो विड्थ होती है वो सेम निकल के आती है। और आपको जो डेप्थ ऑफ फ्लो दे रखा है इस केस में वो कितना दे रखा है, डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो इज गिवन 1.6 मीटर, और विड्थ कितनी गिवन है हमें, विड्थ इज 6 मीटर। मैनिंग्स की इक्वेशन क्या होती है वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1/n इंटू r की पावर 2/3 इंटू s नॉट की पावर 1/2, यही इक्वेशन होती है। ये तो वेलोसिटी निकालने के लिए है। बट क्या आपको वेलोसिटी दे रखी है, क्या आपको वेलोसिटी दे रखी है, नहीं। ये वेलोसिटी होती कौन सी है इस इक्वेशन से, जो वेलोसिटी निकल के आती है कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज में क्या मेरे पास एक रिलेशन है, यस। क्या रिलेशन है, डिस्चार्ज क्यू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू एरिया, ये पढ़ा आप लोगों ने, ये पढ़ा है। तो अगर मुझे मैनिंग्स इक्वेशन को यूज करना है तो मैं दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को मैं दोनों साइड एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां भी मैंने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां भी। तो अल्टीमेटली अब जो मैनिंग्स इक्वेशन निकल के आएगी व्हाट इज एरिया इनटू, ये ध्यान रखना ये एवरेज वेलोसिटी है, व्हाट इज एरिया इनटू एवरेज वेलोसिटी, दिस इज डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू एरिया, इसको आगे लिख लिया 1/n, 1/n r की पावर 2/3 s नॉट की पावर 1/2। तो इस तरीके से भी आप मैनिंग्स इक्वेशन डिस्चार्ज की फॉर्म में यूज कर सकते हो। क्या आपको बात क्लियर हुई, बताओ। अब मुझे बताओ आपको क्या क्या निकालना है, डिस्चार्ज दे रखा है, एन दे रखा है, क्या अपने को आर दिया हुआ है, आर 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 हाइड्रोलिक रेडियस, ये नहीं दिया हुआ, ये मुझे निकालना पड़ेगा। हाइड्रोलिक रेडियस आर होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ आर
अब तो सब बातें बता रखी हैं। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ फ्लो डिवाइड बाय वेटेड पेरीमीटर, डिवाइड बाय वेटेड पेरीमीटर। एरिया ऑफ फ्लो चेक करो, बना के दिखा रहा हूँ। क्या ये एरिया ऑफ फ्लो है मेरे पास में? दिस कंप्लीट इज एरिया ऑफ फ्लो। इतने एरिया में पानी है, फ्लूइड है हमारे पास। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा एरिया ऑफ फ्लो? एनीवन इन द क्लास? बी कितना है हमारे पास? 6 मीटर। और इसका रेक्टेंगल है ना, तो 6 × 1.5। दिस इज एरिया ऑफ, सॉरी 1.6 एरिया ऑफ फ्लो। व्हाट इज वेटेड पेरीमीटर? वेटेड पेरीमीटर क्या ये होगा? जरा चेक करो बेटा। वो पेरीमीटर जो पानी ने क्या कर रखा है, वेट किया हुआ है, जो पानी ने वेट किया हुआ है, दिस ये बाउंड्री, ये कंप्लीट, ये वाला हिस्सा। तो कितना आ जाएगा ये? ट्वाइस ऑफ डेप्थ प्लस 6, तो 6 प्लस ट्वाइस ऑफ डेप्थ। तो यहां से आर की कितनी वैल्यू निकल के आ रही है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर कमिंग आउट? हाँ, 9.6 डिवाइड बाय 13.6 कितना है आसमान? करो यार। 0.705 आर निकाल दिया आपने। देखो मैं आपको पहले बताया कि ओसीएफ में कैलकुलेशन है, जो समझने का था वो चैप्टर 1 में कंप्लीट कर लिया। अब तो सिर्फ मैथ्स है इसके अंदर, तो उसमें आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। तो डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कितना दे रखा है मेरे को? 16 मीटर क्यूब, 16 मीटर क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू एरिया। कितना एरिया है भाई? 9.6। एरिया इज 9.6 डिवाइड बाय एन। कितना एन है? 0.015 इंटू आर। आर निकाल के बैठे हुए हैं 0.705। इस आर की पावर क्या है? इस आर की पावर है 2/3। आर की पावर इज 2/3। और एस नॉट, इसकी पावर कितनी है? 1/2। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो एस नॉट की पावर 1/2 विल बी इक्वल्स टू 16 इंटू 0.015 डिवाइड बाय 9.6 इंटू 0.705 होल टू द पावर 2/3। तो यहां से मुझे बताओ कि कितना निकल के आ रहा है एस नॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस नॉट कमिंग आउट? प्लीज कैलकुलेट करना केयरफुली। कितना आ रहा है? नहीं, ये तो नहीं आएगा। 0.177 आ रहा है। अच्छा, ये क्या निकल के आ रहा है? ये वैल्यू, सिर्फ ये वैल्यू बताओ, ये कितनी निकल के आ रही है? सिर्फ ये वैल्यू। अरे यार तुमने ये दिखा ना जरा, नमूने हो एक नंबर के, ये क्या होगा? 6 + 2 हाँ वही तो, 13.6 आसमान नमूनी। कितना आएगा? 3.2, 9.2 आएगा। इज 9.2। तो आर कितना निकल के आएगा? 9.6 डिवाइड बाई 9.2, 1.04 आ रहा है। इज 1.04। इसको करेक्ट करो, क्या करते हो यार? कुछ भी मिस्टेक होती है तो बता दे करो, कोई ऐसा थोड़ा है, गलत थोड़ा करना है यार। तो 1 हाँ, अब बताओ, सिर्फ ये टर्म बताओ कितना आ रहा है, ये वाला टर्म, दिस होल टर्म। कैलकुलेटर लेके बैठो, मैं पहले बता रहा हूँ। ये निकल के आएगा 0.024। सभी का आ रहा है ये? चेक करो। ये निकाल पा रहे हो? तो जब तुम स्लोप निकालोगे तो इसकी क्या करोगे? स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड में। तो इसका स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करोगे कितना निकल के आएगा?
0.0059 निकल के आया। 0.005। क्या तुम लोग यहाँ तक पहुंच पाए, फॉलो कर पाए इस चीज को, बताओ। अरे फॉलो कर पाए या नहीं? यही आ रहा है आंसर सभी का? आंसर यही आ रहा है? इसका स्क्वायर रूट कर दिया था क्या इसका इसका स्क्वायर रूट कर दिया था? इतने बड़े नमूने हैं ना हम लोग, क्योंकि है ना, स्क्वायरिंग करनी थी, तभी तो ये हटेगा स्क्वायर रूट। चलो, नोट कर लिया इसे? नोट कर लिया। नेक्स्ट। अब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपको ओसीएफ का सवाल आएगा ना, वो इसी टॉपिक से आएगा। ये अगले 1 घंटे प्लीज चुपचाप बिल्कुल फोकस के साथ सुनना, ओके? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल। मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल एंड मोस्ट एफिशिएंट चैनल। मोस्ट एफिशिएंट चैनल। प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेट करके सुनना। पहला टर्म है मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल। इकोनॉमिकल का मतलब क्या हुआ? पैसे से जुड़ा हुआ है ना? एक कैनाल को बनाने में, एक चैनल को बनाने में सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च होता है वो कहाँ खर्च होता है? क्या लगता है तुमको? कोई भी मान लो एक कैनाल बन रहा है, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च होता है? क्या उसकी खुदाई में खर्च होता है? खुदाई करने में? नहीं, तो फिर कहाँ खर्च होता है? जो आप कैनाल की लाइनिंग करते हो ना बेटा, लाइनिंग, लाइनिंग करते हो, जो लाइनिंग करते हो, कंक्रीट लाइनिंग या ब्रिक लाइनिंग, सीमेंट लाइनिंग, उसमें खर्च होता है। और इतना बताओ, वो लाइनिंग किसके अलोंग होती है? क्या वो पेरीमीटर के अलोंग होती है? मान लो, देखो, मैं आपके सामने एक चैनल का क्रॉस सेक्शन बना के दिखा रहा हूँ, ट्रेपेजियल सेक्शन है। लाइनिंग का मतलब क्या हुआ? इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, देखो देखो देखो, किसकी बात कर रहा हूँ? ये लाइनिंग, ये, यहाँ पे हम करते हैं लाइनिंग, चाहे ब्रिक की करो, चाहे आरसीसी की करो, चाहे किसकी करो, सीमेंट की करो। इससे क्या होता है? लाइनिंग करने से क्या होता है? लाइनिंग करने से एक तो फ्रिक्शन कम होगा, किसके बीच में? लाइनिंग करने से एक तो फ्रिक्शन कम होगा, पानी और सरफेस के बीच में। दूसरा, सीपेज लॉस कम होंगे, पढ़ा होगा आपने सोइल के अंदर कि सीपेज होती है यहाँ से, ये भी कम होते हैं लॉसेस, ठीक है? अब सुनो ध्यान से आप, अब सुनो सुनो सुनो, देखो। तो सबसे ज्यादा जो चैनल के अंदर खर्चा निकल के आता है ना बेटा, वो लाइनिंग का निकल के आता है। क्लियर? और लाइनिंग का मतलब क्या? वो पेरीमीटर, ये बात मानते हो? तो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल वो चैनल है जिसमें डिस्चार्ज को कैरी कराने के लिए सबसे कम पैसा खर्च हो। मैं दोबारा बता रहा हूं, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल वो चैनल है जिसमें डिस्चार्ज को कैरी कराने के लिए सबसे ज्यादा सबसे कम क्या खर्च हो? सबसे कम पैसा खर्च हो। सबसे कम पैसा कब खर्च होगा? जब पेरीमीटर ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। क्यों? अगर पेरीमीटर कम होगा तो तुम्हें लाइनिंग क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। और अगर तुम्हें लाइनिंग कम करनी पड़ेगी, तुम्हारे पैसे कम लगेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल तुम उस चैनल को कहोगे जब डिस्चार्ज को कैरी करने के लिए जो लाइनिंग की कॉस्ट है वो क्या निकल के आए? वो मिनिमम निकल के आए। और लाइनिंग की कॉस्ट मिनिमम कब निकल के आएगी? जब पेरीमीटर क्या होगा उस चैनल का? वो मिनिमम होगा। ये बात सबको क्लियर है कि मोस्ट इकोनॉमिकल क्या होता है? Now, अब चलते हैं दूसरे टर्म पे, मोस्ट एफिशिएंट चैनल। सुनो ध्यान से बात। मोस्ट एफिशिएंट चैनल वो चैनल है जिसमें अगर आपने एक एरिया फिक्स कर दिया तो उस कांस्टेंट एरिया के लिए चैनल मैक्सिमम डिस्चार्ज कैरी करे। मैं दोबारा बता रहा हूं, मोस्ट एफिशिएंट चैनल वो चैनल है जो फॉर अ गिवन एरिया, मतलब एक कांस्टेंट एरिया के लिए मैक्सिमम डिस्चार्ज कैरी करे। ये बात सबको समझ में आई? ये बात अभी नहीं आई। देखो देखो देखो, डिस्चार्ज होता क्या है? फॉर एग्जांपल डिस्चार्ज होता क्या है? व्हाट इज डिस्चार्ज? डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू एरिया। बताओ, वी एवरेज इनटू एरिया। ये बात समझते हो आप लोग? क्लियर? तो अगर आपने एरिया को कांस्टेंट कर दिया, फॉर एग्जांपल एरिया को कांस्टेंट कर दिया, और आपको उस एरिया के लिए डिस्चार्ज चाहिए मैक्सिमम, तो किसको मैक्सिमम होना पड़ेगा? वेलोसिटी को, एवरेज वेलोसिटी को। सुनते रहो ध्यान से। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है?
एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम मैनिंग्स इक्वेशन 1/n r की पावर 2/3 इंटू s0 की पावर 1/2, अभी पढ़ के आए हम लोग। क्लियर। मान लो आपने n फिक्स कर दिया, और जो आप स्लोप चाहते हो बेड स्लोप वो आपने फिक्स कर दी। r होता क्या है खुद, एक्चुअल में r क्या है, r इज द रेशियो ऑफ a by p की पावर 2/3, ये लिख सकता हूं। अगेन एरिया क्या है चैनल का, जो एरिया है वो कांस्टेंट है। तो अगर एवरेज वेलोसिटी को मैक्सिमम होना है तो किसको मिनिमम होना पड़ेगा, पेरीमीटर को। तो मुझे एक बात बताओ, मोस्ट एफिशिएंट चैनल वो चैनल होगा जो गिवन एरिया के लिए मैक्सिमम डिस्चार्ज कैरी करेगा। कब, जब उस चैनल का पेरीमीटर क्या होगा, मिनिमम। तो ये दोनों कंडीशन तुम एक साथ सेटिस्फाई कब कर सकते हो, जब तुम किसको मिनिमम कर दो, पेरीमीटर को। अरे इकोनॉमिकल बनाने के लिए तो आप पेरीमीटर को मिनिमम कर रहे हो ना, क्योंकि लाइनिंग की कॉस्ट कम निकल के आए। और मोस्ट एफिशिएंट बनाने के लिए भी आप क्या कर रहे हो, पेरीमीटर को मिनिमम कर रहे हो, ताकि वेलोसिटी मैक्सिमम निकल के आए। और अगर वेलोसिटी मैक्सिमम निकल के आए तो डिस्चार्ज निकल के आएगा, वही मैक्सिमम निकल के आएगा। आपको कोई बात समझ में आई, सबको क्लियर है, सभी के लिए क्लियर है चीज। चलो बढ़िया है, तो लिखेंगे इसमें। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, a channel is said to be economical when its construction cost, when its construction cost is minimum. Next, cost of lining, cost of lining of the canal या of the channel, एक ही बात है, of the canal is a major factor, is the major factor, major factor in its cost of construction, in its cost of construction. Next point, cost of lining will be minimum when perimeter when perimeter of the channel is minimum. Is it clear? सबको बात समझ में आई? ये तो हमने बात करी इकोनॉमिकल की। अब एफिशिएंट क्या होता है? A channel is said to be efficient channel when it carries maximum discharge, when it carries maximum discharge for a given area। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है फॉर ए गिवन एरिया का, मतलब तुम एरिया को क्या रख रहे हो, फॉर अ गिवन एरिया। इसका मतलब ही क्या होता है कि एरिया क्या है बेटा, कांस्टेंट एरिया के लिए स्टडी कर रहे हैं, एरिया इज कांस्टेंट, इसको ध्यान रखना प्लीज। ओके, नाउ
तो लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी फ्रॉम मैनिंग्स इक्वेशन। Q इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी क्या आएगा, 1/n r टू द पावर 2/3 s नॉट टू द पावर 1/2। Q इक्वल्स टू a इंटू 1/n, r को क्या लिख सकते हैं अगेन, a बाय p टू द पावर 2/3 इंटू s नॉट टू द पावर 1/2। तो अगर आपका जो पेरीमीटर है, ये देखो ध्यान से सुनो, अगर ये पेरीमीटर है, अगर किसी तरीके से एक गिवन एरिया के लिए आप इसको मिनिमम कर दो, तो जो आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, वो मैक्सिमम मिल जाएगा। इस बात का ये मतलब है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एरिया क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर, इज इट क्लियर? अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनो। सुनो क्या है, एक मिनट। ठीक है, यहाँ समझ में आया आपको? अब सुनो, देखो बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ आपको, ध्यान सुनो। देखो सुनो, सब लोग का ध्यान इधर चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पहले तीन चैनल्स की बात करूं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और ट्रेपीजियम, तो जैसे 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 आप बॉटम से ऊपर जा रहे हो, बॉटम सरफेस से ऊपर जा रहे हो, या तो डेप्थ ऑफ फ्लो क्या रहेगी हमेशा, सॉरी विड्थ ऑफ फ्लो, या तो विड्थ ऑफ फ्लो क्या रहेगी, दिस विड्थ कांस्टेंट रहेगी। जैसे जैसे मैं डेप्थ को इंक्रीज करता जा रहा हूँ, सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो सुनो। जैसे जैसे मैं डेप्थ को इंक्रीज करता जा रहा हूँ, या तो मेरी जो विड्थ है वो कांस्टेंट रहेगी, या फिर वो विड्थ क्या करती जा रही है, वो विड्थ क्या करती जा रही है, वो इंक्रीज करती जा रही है, जैसे जैसे मैं डेप्थ इंक्रीज कर रहा हूँ। इसमें भी यही काम हो रहा है और इसमें भी यही काम हो रहा है। सेम काम किसमें हो रहा है, ट्रेपेजियम के अंदर। ट्रेपेजियम के अंदर भी अगर मैं विड्थ डेप्थ को ऊपर, डेप्थ को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो विड्थ क्या करती जा रही है, विड्थ इंक्रीज करती जा रही है। अरे इतना तो समझ रहे हो ना बेटा, डेप्थ को इंक्रीज करने विड्थ इंक्रीज हो रही है। अब इधर आओ, देखो देखो देखो, इस वाले क्रॉस सेक्शन को देखो। जब तुम डेप्थ को इंक्रीज कर रहे हो, तो जो फ्री सरफेस की विड्थ है वो क्या कर रही है, जब मैं डेप्थ को इंक्रीज करते जा रहा हूं, तो फ्री सरफेस की जो विड्थ है वो क्या करती जा रही है, वो डिक्रीज करती जा रही है। क्लियर, इसको देखो जरा, इसको देखो लास्ट वाले को। इसमें पहले क्या होगा, हाफ तक, पहले हाफ तक क्या होगा इसमें, इंक्रीज। उसके बाद क्या होगा रिलेशन, विड्थ का डिक्रीज। ठीक है, अब सुनो बात ध्यान से। वो क्रॉस सेक्शन, वो चैनल क्रॉस सेक्शन जिसमें डेप्थ इंक्रीज करने पे या तो विड्थ कांस्टेंट रहे, या फिर विड्थ कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करे, इनको बोलते हैं टाइप वन चैनल। ये बात क्लियर आपको समझ में आई? वो
चैनल क्रॉस सेक्शन जिसमें डेप्थ को इंक्रीज करने पे या तो विड्थ कांस्टेंट रहे जैसे रेक्टेंगल है, या फिर इंक्रीज करे कॉन्टिन्यूअसली, डिक्रीज नहीं करना चाहिए, हमेशा इंक्रीज करे, ट्राइंगल और ट्रेपीजियम। तो ऐसे कैनाल को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन को? टाइप वन। टाइप वन, दिस इज टाइप वन, लिखाऊंगा अभी आपको, पर आपको समझ में आ गया टाइप वन किसको बोलते हैं? टाइप। और ऐसे क्रॉस सेक्शन जिसमें आपको एक यूनिफॉर्मिटी ना मिले, जैसे मान लो, या फिर जैसे जैसे अब मैं डेप्थ को इंक्रीज कर रहा था, विड्थ क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी, या तो ऐसा हो, या फिर जैसे जैसे आप डेप्थ को इंक्रीज कर रहे हो, पहले विड्थ इंक्रीज कर रही है और फिर क्या कर रही है बाद में, डिक्रीज कर रही है। तो ऐसे क्रॉस सेक्शन को क्या बोलते हैं? टाइप टू क्रॉस सेक्शन या टाइप टू कैनाल्स। टाइप टू। टाइप टू। अब सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, बताता हूं क्यों पढ़ रहे हैं। टाइप वन कैनाल में, सुनो 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 बात ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप वन कैनाल में जिस डेप्थ पे जिस डेप्थ पे आपको वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी ना, उसी डेप्थ पे आपको क्या मैक्सिमम मिलेगा? डिस्चार्ज मैक्सिमम मिलेगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, टाइप वन कैनाल के अंदर जिस डेप्थ पे मुझे वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी, उसी डेप्थ पे मुझे क्या मैक्सिमम मिलेगा? डिस्चार्ज मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है बात? लेकिन लेकिन टाइप टू कैनाल्स में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लो एक ऐसी डेप्थ मिली आपको y1, ये y1 डेप्थ मिली आपको, इस y1 डेप्थ में मान लो वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इसी y1 डेप्थ पे क्या मैक्सिमम हो? डिस्चार्ज मैक्सिमम हो। जैसे मान लो सर्कुलर के अंदर इस डेप्थ पे, मान लो इस डेप्थ y1 पे आपको वेलोसिटी मैक्सिमम मिल रही है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इसी डेप्थ पे आपको क्या मिले? डिस्चार्ज मैक्सिमम मिले। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम लोगों ने इन्वायरमेंट पढ़ा था, वहां बात करी थी सीवर की, याद करो, वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम डिस्चार्ज अलग अलग डेप्थ पे निकल के आए थे। चेक करना, 0.87, सॉरी 0.91 और 0.81, ऐसा कुछ याद आ रहा है मैनिंग्स और चेजिस से? तो आपको क्लियर है ना डिफरेंस क्या होता है? तो टाइप वन चैनल्स में क्या होता है? कंडीशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम डिस्चार्ज इज सेम, एंड मैक्सिमम डिस्चार्ज इज सेम। और ये होते कौन से हैं टाइप वन चैनल्स? कौन से होते हैं? विद इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ फ्लो, with increase in depth of flow, surface width या free surface width either remains constant, जैसे रेक्टेंगल केस में, और increases continuously, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और increases continuously। क्लियर? लेकिन टाइप टू के लिए कंडीशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज क्या होगा? डिफरेंट होगा बेटा। कंडीशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट। और ये होते कौन से हैं? नो अप्रोप्रिएट रिलेशन, या ऐसा लिख लो, व्हेन विद इंक्रीज इन विद इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ फ्लो, सरफेस विड्थ, फ्री सरफेस फ्री सरफेस विड्थ डिक्रीजेस
सॉरी, डिक्रीजेस और शो इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी का मतलब क्या हुआ, वो इंक्रीज भी कर रही है और क्या कर रही है, वो डिक्रीज भी कर रही है। इस बात का ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। आपको टाइप 1 टाइप 2 समझ में आ गए, नमूना बताओ, क्लियर है? शबाना बेटा लेट हो गए क्लास में, अभी समझ में आ रहा है? जो छूट गया है वो रिकॉर्डिंग में कवर करना फिर। इज इट डन? नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो, तो अभी सबसे पहले हम कौन सा टाइप डिस्कस करेंगे, टाइप 1। क्लियर है चीज आपको, टाइप 1। तो टाइप 1 में सबसे पहला कौन सा चैनल यूज करेंगे? रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ध्यान से सुनते रहना, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। मान लो आपके पास एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है जिसकी बॉटम विड्थ बी है और उसके अंदर पानी की जो डेप्थ है दैट इज वाई। बॉटम विड्थ इज बी एंड पानी की डेप्थ इज वाई। कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि सर आ जाओ, आपका पॉडकास्ट बनाना है। मैं कहा तुम लोगों से बचने के लिए तो एक काम कर रहा हूँ यार। ना, तो कितना निकल के आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ फ्लो कितना निकल के आ रहा है भाई, एरिया ऑफ फ्लो? सिंपल है, बी इंटू वाई। बी इंटू वाई, ठीक है। और पेरीमीटर क्या निकल के आ रहा है, पेरीमीटर? बी प्लस 2 वाई। ध्यान रहे, ये जो एरिया ऑफ फ्लो है ये क्या रहना चाहिए हमेशा? एरिया ऑफ फ्लो हमेशा क्या रहना चाहिए? ये कांस्टेंट रहना चाहिए, कांस्टेंट। हम निकाल रहे हैं मोस्ट एफिशिएंट चैनल। मोस्ट एफिशिएंट चैनल, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी फॉर अ गिवन एरिया वो क्या होनी चाहिए? वो मैक्सिमम होनी चाहिए। वो मैक्सिमम आपको कब मिलेगी? जब पेरीमीटर क्या होना चाहिए? जब पेरीमीटर क्या होना चाहिए, मिनिमम। अब सुनते रहना ध्यान से बात, देखो। पेरीमीटर, पेरीमीटर अगर मैं इस पेरीमीटर, अब यहाँ पे पेरीमीटर कितने वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे जो पेरीमीटर है वो कितने वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है? 2 पे। क्या मैं इसको 2 वेरिएबल पे डिफरेंशिएट करके जीरो लग सकता हूँ कभी भी? देखो बात समझो ना बेटा, मुझे इस पेरीमीटर की मिनिमम वैल्यू चाहिए। किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मैं कैसे निकालता हूँ? उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके, उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके जिस पे वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पेरीमीटर किस पे डिपेंड करता है? एक तो बी पे डिपेंड कर रहा है और एक वाई पे। तो मैं इसका डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में लूं? कंफ्यूजन आ गया? बताओ मेरे को, कंफ्यूजन आ गया? तो मैं क्या करूं, ये जो पेरीमीटर है ये 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि ये सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करे, ऐसा रह जाए कुछ। ऐसा कर सकता हूं मैं। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं? अगर मैं इस बी को रिप्लेस कर दूं, देखो कैसे रिप्लेस करूंगा, सुनो सुनो ध्यान से बात। एरिया ऑफ लो ए इज इक्वल्स टू बी इंटू वाई। तो यहां से मैं लिख सकता हूं बी इक्वल्स टू ए बाय वाई। चेक करो, बी इक्वल्स टू ए बाय वाई। रिप्लेस करो इसको, बी को रिप्लेस करो ए बाय वाई प्लस 2 वाई। अब जो तुम्हारा पेरीमीटर है पी, दैट इज ए बाय वाई प्लस 2 बाय वाई। अब वो कितने वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है पेरीमीटर? एक। क्यों? एरिया क्या है? एरिया क्या है बेटा? ये कहानी तक कैसे पहुंचे पहले उसको तो समझ लो। तुम्हें ये तो समझ में आ गया ना कि मुझे मोस्ट एफिशिएंट चैनल चाहिए। उसके लिए डिस्चार्ज क्या होना चाहिए? डिस्चार्ज मैक्सिमम फॉर अ गिवन एरिया। और डिस्चार्ज को मैक्सिमम होने के लिए पेरीमीटर को क्या होना चाहिए? मिनिमम। पेरीमीटर को मिनिमम करने के लिए मुझे इसे डिफरेंशिएट करना था, जिसपे भी डिपेंड कर रहा है। क्योंकि ये पेरीमीटर 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था, बी और वाई। मैं इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, कंफ्यूजन था। तो मैंने क्या किया, इस बी को रिप्लेस कर दिया ए बाय वाई से।
अब जो पेरीमीटर आपके पास में आया वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे। तो अब मुझे इस पेरीमीटर की निकालनी है मिनिमम वैल्यू, तो मैं क्या करूं, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं वाई के रिस्पेक्ट में और उसको किसके बराबर पुट कर दूं, 0 के। सो लिख सकते हैं, सो फॉर पेरीमीटर, so for perimeter to be minimum, differentiation of perimeter with respect to, differentiation of perimeter with respect to y must be equals to क्या, 0। करो भाई, जो इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है ना ये आपने, इसको डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू y, dp by dy, इट इज dp by dy इज इक्वल्स टू, एरिया कांस्टेंट है, एरिया इज कांस्टेंट, बाहर निकाल दिया। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by y, अब इसमें तोते खुल जाएंगे। 1 by y का क्या होता है, इसको लिख सकता हूं मैं y की पावर -1, y की पावर -1, y की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू y, पावर को क्या करते हैं, एक माइनस किया, और अरे यार नमूनो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स की पावर 2 - 1, और जो भी बचा ये क्या बचा, सॉरी आगे आता है ना, जो भी बचा वो आगे आ जाएगा, क्या बचा आगे, 1 बचा, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं सॉरी 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 उल्टा बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। एक्स की पावर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर का 2 आगे आ जाता है जो पावर होती है, और ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 2 - 1, तो ये आएगा 2x। तो ऐसे ही आपके पास क्या है, इस बार आपके पास y की पावर -1 है, तो -1 को बाहर ले लो पहले, -1 बाहर ले लिया अपन ने, पावर बाहर निकाल दी, इंटू वाई। अब क्या करेंगे, इस पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो -1 -1, तो क्या निकल के आएगा, -y, y की पावर -2, तो अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा, -1/y²। अरे यहाँ तक फॉलो कर पाए, बिल्कुल बढ़िया, मैंने सही निकाला। तो 1/y का क्या निकल के आया हमारे पास, -1/y²। क्लियर, अरे ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, प्लस व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 2y विद रिस्पेक्ट टू y, क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 2y विद रिस्पेक्ट टू y, इट इज 2, इट इज 2। आप पेरीमीटर को मिनिमम कर रहे हो, तो dp बाई dy क्या होना चाहिए, 0। तो 0 इक्वल्स टू a, 0 इक्वल्स टू -a डिवाइड बाय y² + 2। तो यहां से क्या आएगा, a बाय y², a बाय y² इज इक्वल्स टू 2। कोई मुझे बताएगा, एरिया कांस्टेंट था, एरिया इज कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या थी, एरिया की वैल्यू क्या थी बेटा, b इंटू वाई। एरिया कितना था, b इंटू वाई, b इंटू वाई वॉज एरिया, डिवाइड बाय y² इज इक्वल्स टू 2। नाउ एक y से एक y कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से रिलेशन क्या निकल के आया, b इज इक्वल्स टू 2y। क्या सारे के सारे रेक्टेंगुलर चैनल के केस में ये मिलेगा अपने को, b इक्वल्स टू 2y? क्या जितने भी रेक्टेंगुलर चैनल होंगे यही मिलेगा, नहीं 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 नहीं। वो कौन सा रेक्टेंगुलर चैनल होगा जिसमें आपको ये रिलेशन मिलेगा, वो एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल होगा बेटा, उसमें इस एरिया के लिए डिस्चार्ज कैसा जा रहा होगा, मैक्सिमम डिस्चार्ज जा रहा होगा। देखो देखो मैं बताता हूँ आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो समझो, बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ हो सकते हैं रेक्टेंगुलर चैनल, तो देखो जरा चेक करो। मान लो ये डेप्थ ऑफ फ्लो है, ये डेप्थ ऑफ फ्लो है, सुनते रहना वहां ध्यान से। ये वाला जो चैनल है इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है मान लो ये 10 है, और इस केस में जो पानी का फ्लो है उसकी जो डेप्थ है मान लो वो 4 है। सिमिलरली ये आपके पास जो चैनल है इसकी जो विड्थ है मान लो ये 10 है, और इसमें जो डेप्थ ऑफ फ्लो आ रही है इस वक्त ये 5 आ रही है। बताओ जरा ये रिलेशन किस में सेटिस्फाई हो रहा है, फर्स्ट में या सेकंड में, फर्स्ट में या सेकंड में, सेकंड में, सेकंड में। देखो है तो ये भी रेक्टेंगल, है तो ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल है, बट क्या ये वाला रेक्टेंगल अपनी मैक्सिमम डिस्चार्ज पे काम कर रहा है, क्या ये रेक्टेंगल अपनी मैक्सिमम डिस्चार्ज पे काम कर रहा है, नहीं कर रहा। अरे नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो विड्थ है, जो यहाँ पे विड्थ है 10, अगर ये अपनी मैक्सिमम डिस्चार्ज, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करता, तो जो विड्थ है
या फिर जो डेप्थ है उसमें कितनी होनी चाहिए थी, ये रिलेशन फॉलो होना चाहिए था। लेकिन जो सेकंड वाला केस है, जो सेकंड वाला केस है वो क्या कर रहा है, वो आपको ये रिलेशन फॉलो करके देना ना बेटा, विड्थ 10 इक्वल्स टू 2 into 5। तो ये वाला जो रेक्टेंगल चैनल है वो क्या है, वो एक एफिशिएंट चैनल है। मतलब इस गिवन एरिया के लिए, सुनो ध्यान से बात बेटा, सुनो सुनो सुनो, इस गिवन एरिया के लिए, ये गिवन एरिया, इसके लिए डिस्चार्ज क्या फ्लो रहा है इसके अंदर, इस गिवन एरिया के लिए इसके अंदर डिस्चार्ज क्या फ्लो हो रहा है, मैक्सिमम डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है। बट इस वाले गिवन एरिया के लिए, इस वाले गिवन एरिया के लिए सेम रेक्टेंगल चैनल के अंदर डिस्चार्ज क्या नहीं हो रहा, मैक्सिमम फ्लो नहीं हो रहा। अरे समझ में आई बात आपको, क्लियर हुआ कि क्या मतलब होता है एक्चुअल में, मतलब क्या है बेटा, समझ में आई बात। कभी कभी ना ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे कि रेक्टेंगल चैनल है, इसकी विड्थ 10 है, इसके अंदर जो डेप्थ ऑफ फ्लो है 4 है, तो बताओ मैं इसकी डेप्थ में कितना इंक्रीज करूं कि ये एफिशिएंट हो जाए। अब बताओ क्या करोगे, कितना इंक्रीज करोगे डेप्थ में। जैसे ही तुम डेप्थ के अंदर यहाँ पे 1 मीटर का इंक्रीज कर दोगे, ये रेक्टेंगल चैनल जो पहले सिंपल हुआ करता था, अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एफिशिएंट चैनल में। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। आई बात समझो सबको, क्लियर है, सभी को क्लियर है चीज। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेक्शन एंड एफिशिएंट सेक्शन। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ सभी को, चलो अच्छी बात। और इस प्रोसेस पे कहां तक पहुंचे वो समझ में आया ना। अब एक बात बताओ, क्योंकि ये सेक्शन नॉर्मल सेक्शन से अलग है, तो इसका जो हाइड्रोलिक रेडियस है वो भी अलग निकल के आएगा, है ना। इसका जो एरिया है वो भी अलग निकल के आएगा। अब सारे पैरामीटर्स निकालने अपने को एक एक करके, और वही ऑब्जेक्टिव है बेटा आपके ना। यहां तक नोट कर लिया आपने, यहां तक नोट किया सभी ने, ये नोट किया। देखो अब इसके बारे में और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, निकालते हैं। जो कंडीशन निकल के आई रेक्टेंगल के केस में, क्या कंडीशन निकल के आई, बी शुड बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आई, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलो एरिया क्या होता था, एरिया, हाँ लो स्क्रीनशॉट लो आराम से, डन लिख देना जो आप ले लो तो। हो गया, डन। व्हाट इज द एरिया इन केस ऑफ रेक्टेंगल चैनल, सिंपल सी बात है, बी इंटू आई। अब अगर मुझे एरिया निकालना है एक एफिशिएंट चैनल का, तो मैं बी को किससे रिप्लेस कर दूंगा, बी को या वाई को, एक ही बात है। तो बी को रिप्लेस करो 2 into y, तो क्या निकल के आया, 2y² 2y² हर एक रेक्टेंगल का एरिया नहीं होगा, सिर्फ किसका होगा, जो मोस्ट एफिशिएंट है, जो मोस्ट एफिशिएंट है। नेक्स्ट पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर आप क्या लिखते थे, b+2y, b+2y। जरा b को रिप्लेस करो तो क्या आएगा, 2y+2y, कितना निकल के आया, 4y। 4y हर एक का नहीं होगा, जो एफिशिएंट रेक्टेंगल सेक्शन होगा उसका निकल के आएगा। हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, रेशो किसका होता है हाइड्रोलिक रेडियस, एरिया अपॉन पेरीमीटर। मैं किसका निकाल रहा हूं, मैं अपने एफिशिएंट का निकाल रहा हूं, तो एफिशिएंट के लिए एरिया कौन सा यूज करूंगा, एफिशिएंट वाला। कितना एरिया है, 2y² डिवाइड बाय पेरीमीटर किसका, एफिशिएंट वाला, कितना, 4y। तो मुझे बताओ व्हाट इज द हाइड्रोलिक रेडियस, क्या निकल के आया, हाइड्रोलिक रेडियस क्या निकल के आया, y/2, y/2। अरे बात समझ पा रहे हो सभी लोग, बताओ यार, क्लियर है। तो अगर एक, अब सुनो बात ध्यान से, अगर एक एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल आपको दे रखा है और सिर्फ उसकी आपके पास डेप्थ ऑफ फ्लो है, तो क्या सारे के सारे पैरामीटर्स निकल के आएंगे आराम से। लेकिन तभी होगा जब वो रेक्टेंगुलर सेक्शन कैसा होगा, एफिशिएंट होगा, वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। प्लीज ध्यान रखना इस बात को, इसे नोट करो आप लोग, प्लीज नोट करो इसको। चलते हैं, ये जो निकलवाने के बाद मैं सारे के सारे टेबल की फॉर्म में बनवाऊंगा आपको लास्ट में। ये किस, ये किस टाइप में आया, टाइप 1 में या टाइप 2 में, किस में आया रेक्टेंगल, टाइप 1 में आया। अभी और भी करने हैं, पहले इसको लिखना।
डन, नोटेड। ना, अरे समझ में आ गया। ये तो समझ में आ गया कि हर रेक्टेंगल ऐसा नहीं होगा बेटा, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ये वाली। चलो बढ़िया 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 ना। नेक्स्ट नेक्स्ट। टाइप टू में और कौन सा आएगा? ट्रेपिजियल, ट्रेपिजोइडल। ट्रेपिजोइडल सेक्शन, पहली बात तो ये समझते हैं कि ट्रेपिजोइडल सेक्शन रेक्टेंगल से कैसे डिफरेंट होता है। अब करेंगे इसको डिटेल में। देखो, क्या रेक्टेंगल सेक्शन के पास साइड में स्लोप्स थी, लाइन थी ये रेक्टेंगल के पास में? तो वहां डिस्कस भी नहीं किया था इसको, वहां डिस्कस भी नहीं किया था। सुनो ध्यान से। इस बार जो चैनल की बॉटम विड्थ है, इस बार जो चैनल की बॉटम विड्थ है, क्या वही मेरे फ्री सरफेस की विड्थ है क्या? नहीं ना, इस बार तो ऐसा नहीं है ना, वो रेक्टेंगल के केस में था ना, वो तो रेक्टेंगल केस में था। मान लो ये हमारे चैनल की बॉटम विड्थ है, और दिस इज अवर डेप्थ ऑफ फ्लो, दिस इज अवर डेप्थ ऑफ फ्लो, से करता हूँ, दिस इज डेप्थ ऑफ फ्लो। प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। अब जो साइड में लाइंस हैं, इनके पास कुछ स्लोप होगी, उस स्लोप को लिखते लिखते कैसे वो सीखो। देखो, मान लो, देखो ध्यान ध्यान से देखो बेटा, स्लोप को लिखना सिखा रहा हूँ। इस लाइन को देखो, सिर्फ इस लाइन को, ये लाइन, क्या यही इसकी स्लोप है, दिस थीटा? चेक करो। अरे बताओ यार, ये तो इसकी स्लोप है थीटा, और अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, ये थीटा, ये भी थीटा होगा। अब देखो लिखते कैसे हैं इसको, सुनो सुनो सुनो। इसको लिखते हैं वन इन एम की फॉर्म में। वन इन एम की फॉर्म में कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, अगर मैं इसको वन लिख रहा हूँ, इसको एम, इसको वन लिख रहा हूँ, इसको, इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं वन वर्टिकल में जाऊंगा तो मैं हॉरिजॉन्टल में कितना मूव करूंगा, इस बात का बस ये मतलब है। अगर मान लो इसको मैं थीटा लूं, इसको मैं थीटा लूं, तो व्हाट इज टेंजेंट थीटा, क्या होगा? व्हाट इज टेंजेंट थीटा, बताओ बताओ। टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल्स टू वन बाय एम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वन बाय एम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जो वन बाय एम है, देखो ना हमने क्या बोला, कि अगर मैं वन वर्टिकल में जाऊंगा, देखो ऐसे भी लिखते हैं इसको, अगर मैं वन वर्टिकल में जाऊंगा तो मैं हॉरिजॉन्टल में कितना जाऊंगा, एम जाऊंगा। तो वन इज टू, ये वी इज टू एच मतलब क्या हुआ, वन इज टू एम। क्लियर है? हर एक टाइप से क्लियर आई समझ में आपको बात? कोई दिक्कत किसी को? बताओ, चलो अच्छी बात है। अब देखो ध्यान ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, सब लोग इधर ध्यान दो प्लीज। ये देखो, फ्री सरफेस के इतने वाले पार्ट की क्या वैल्यू है, ये वाला पार्ट, दिस इज बी। ये डिस्टेंस कैसे निकल के आएगा, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस स्लोप से निकल के आएगा, विद द हेल्प ऑफ स्लोप, विद द हेल्प ऑफ स्लोप निकल के आएगा। अभी मैंने बोला कि अगर मैं एक वर्टिकल में जाऊंगा तो मैं हॉरिजॉन्टल में कितना जाऊंगा, एम जाऊंगा। देखो, अगर मैं एक वर्टिकल में गया तो हॉरिजॉन्टल में कितना जा रहा हूँ, एम। मैं वर्टिकल में एक्चुअली कितना जा रहा हूँ, कितना ट्रेवल कर रहा हूँ वर्टिकल में, वाई। तो अगर मैं वर्टिकल में वाई जाऊंगा तो हॉरिजॉन्टल में कितना आ जाएगा, एम इंटू वाई, यूनिटरी मेथड, एम वाई। अरे, वन में जाने में एम है बेटा, तो वाई में जाने में कितना होगा, एम इंटू वाई नहीं होगा क्या, एम इंटू वाई। तो दोनों साइड का डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, ये भी एम वाई निकल के आएगा, और ये डिस्टेंस भी क्या निकल के आएगा, दिस इज ऑल्सो एम वाई, दिस इज ऑल्सो। अरे समझ पाए कि नहीं पाए? तो फ्री सरफेस की जो विड्थ है, टॉप विड्थ जिसको बोलते हैं, टॉप विड्थ टी, वो क्या निकल के आएगी, बी प्लस टू एम वाई। इतनी बात सबको क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बताओ पहले तो। टॉप विड्थ निकला, सीख पाए या नहीं सीख पाए? एम वाई प्लस बी प्लस एम वाई, क्या बन गया, बी प्लस टू एम वाई। यहां तक क्लियर है? बाकी तो जो पुराना किया वही किया। अब देखो जहां जहां से क्या निकालेंगे, इसका एरिया ऑफ फ्लो निकालेंगे, एरिया ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ फ्लो, इस एरिया की बात कर रहे हैं। चेक करो कौन सा एरिया दिखाई देगा आपको, ट्रेपेजियम ये।
ठीक है, प्लेट लेंगे। हम्म। ट्रेपेजियम के लिए एरिया क्या होता है नमूनों? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? टी, टॉप विड्थ प्लस बी, इंटू डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? पाई। तो एरिया ऑफ फ्लो, तो एरिया ऑफ फ्लो इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, पुट करो वैल्यूज। टी कितना है? टी टी है बी प्लस 2my प्लस बी इंटू वाई। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2b प्लस 2my इंटू वाई डिवाइड बाई टू। टू ब्रैकेट से बाहर निकाल दूं, तो टू ब्रैकेट से बाहर आया, b प्लस my और ये y, ये टू से टू कैंसिल आउट हुआ, तो अल्टीमेटली क्या निकल के आया आपके पास में? एरिया by प्लस my²। यहां तक पहुंचने में किसी को कोई दिक्कत? यहां तक पहुंचने में किसी को कोई दिक्कत? सबके लिए क्लियर है? अब मुझे क्या निकालना है? पेरीमीटर। जरा चेक करो, क्या पेरीमीटर ये है? लिखो नहीं बेटा, लिखने का टाइम दूंगा। क्या पेरीमीटर ये है? जरा चेक करो, बताओ। ये पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, क्या मुझे जो साइड वाली लाइन है इसकी लेंथ पता है? साइड वाली लाइन की लेंथ नहीं पता, नहीं पता, लेकिन मेरे पास कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस है? ये my। ये वर्टिकल कितना डिस्टेंस है? दिस वर्टिकल डिस्टेंस। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ और ये लेंथ निकाल सकता हूँ। ये लेंथ, लेट अस सपोज ये लेंथ x है मान लो। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं तो x क्या निकल के आएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू my² प्लस y²। तो यहां से x क्या निकल के आएगा? अंडर रूट ऑफ m² y² प्लस y²। x इक्वल्स टू m² प्लस 1। आपने y² कॉमन लिया, y² को मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो क्या निकल के आएगा? ये y बाहर, अंदर 1 प्लस m²। बताओ, x निकल के आया। क्लियर? अब पेरीमीटर क्या होगा? x प्लस बी प्लस एक्स। अरे बताओ यार, क्लियर है ना? बहुत सिंपल चीजें कर रहे हैं यार। तो b प्लस 2x, बी प्लस 2x इज इक्वल्स टू b प्लस 2 इंटू वट इज द वैल्यू ऑफ x? y इंटू 1 प्लस m²। तो ये आपके पास निकल के आया पेरीमीटर। इस बार दुविधा रेक्टेंगल से कम है या ज्यादा है? दुविधा इस बार रेक्टेंगल से दुविधा कम है, ज्यादा है? क्यों ज्यादा है? पेरीमीटर कितने वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है इस बार? वो कितने वेरिएबल हैं? तीन। कौन कौन से? कौन कौन से? एक तो विड्थ बी पे डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है? डेप्थ ऑफ फ्लो पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है? वो साइड स्लोप पे भी डिपेंड कर रहा है बेटा, साइड स्लोप पे भी। तो क्या करें फिर? तो क्या करें? क्या मुझे सारे के सारे वेरिएबल्स को पहले एक करना होगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगा आगे? तो मैं आपको एक सोल्यूशन दे रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारा एरिया क्या है? एरिया, एरिया क्या होना चाहिए हमारा? वो तो कांस्टेंट है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अजम्पशन लिखूंगा, ये ध्यान से, ये सिर्फ मैथमेटिक्स है, आपको फाइनल रिजल्ट याद करने हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, आई कैन गारंटी। सबसे पहले मैं अजम्पशन लिखूंगा कि मैं साइड स्लोप को भी क्या ले रहा हूँ? साइड स्लोप, साइड स्लोप को भी क्या ले रहा हूं मैं? इसको भी मैं कांस्टेंट ले रहा हूं। जैसे ही मैंने बोला कि मैं साइड स्लोप को कांस्टेंट ले रहा हूं, अब मेरा पेरीमीटर किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ बी पे और वाई पे। बी पे डिपेंड कर रहा है और वाई पे डिपेंड कर रहा है। क्या मैं बी को इस एरिया की टर्म्स में और वाई की टर्म्स में लिख के ला सकता हूं आराम से? कैसे? जरा चेक करो, देखो देखो देखो, ध्यान से देखो। तो एरिया क्या लिखा था हम लोगों ने? एरिया इक्वल्स टू बी वाई प्लस my²। तो देखो कैसे लिखा था। तो एरिया इज इक्वल्स टू
बी वाई प्लस एम वाई स्क्वायर, तो ए माइनस एम वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी वाई। क्लियर? तो यहां से बी क्या निकल के आया? बी निकल के आया ए बाय वाई माइनस एम वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई। तो क्या निकल के आया ये? ए बाय वाई माइनस एम वाई। तो यहां तक पहुंचे? बताओ मेरे को। अब बताओ, अब जब तुम इस बी को इस इक्वेशन में रिप्लेस करोगे तो पेरीमीटर क्या निकल के आएगा? पेरीमीटर निकल के आएगा ए बाय वाई माइनस एम वाई प्लस 2y इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। अब मुझे बताओ, आपका जो पेरीमीटर है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ y पे। क्यों क्यों क्यों? ये एरिया क्या है? एरिया क्या है? कांस्टेंट है। ये m क्या है यहाँ पे? m ये क्या है? ये भी तो कांस्टेंट है। तो अब एरिया जो पेरीमीटर है सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? y पे डिपेंड कर रहा है। पेरीमीटर को मिनिमम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट में, और उस डिफरेंशिएट को किसके इक्वल पुट करूं? जीरो के इक्वल पुट करूं। फॉर पेरीमीटर। यार आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना? क्लास में समझ में आ रहा है सबको? फॉर पेरीमीटर टू बी मिनिमम, डीपी बाय डी वाई शुड बी इक्वल्स टू क्या? जीरो। करो डिफरेंशिएट करो इक्वेशन वन को। अब आपके पास जो इक्वेशन बची ना, ये बची, दिस इज अवर इक्वेशन। करो नोट, यहाँ तक नोट करो, फिर साथ साथ मेरे साथ साथ लिखते रहोगे। या आपने लिख लिया तो आगे लिखूं? लिखा आपने? इसको लिखा है क्या? नहीं लिखा ना? तो लिखो फटाफट से, लिखो पहले, लिखो फटाफट, चलते हैं फिर आगे। लिखो लिखो लिखो। शाबाश, स्पीड में लिखो। यहाँ तक की कहानी तो क्लियर है सभी को? अरे कहानी तो क्लियर है ना? ये एक्स्ट्रा में है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा में है, प्लीज इसको आपको समझाने के लिए यूज किया था। ओके, एक्स्ट्रा में है। इसका हमारा मेन कहानी से कोई मतलब नहीं है, ये काल्पनिक है। कोई तो टाइम है तो कर सकते हैं। ये सब आपको डेरिवेशन ध्यान नहीं रखना है, आपको जो फाइनल रिजल्ट्स है ना वो ध्यान रखना है प्लीज। तो सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि उसमें कुछ नया नहीं है, और कुछ भी नहीं है उसमें। यहाँ लिख लेंगे अज्यूम साइड स्लोप टू बी कांस्टेंट। डन? सबने नोट कर लिया? डन डन डन। बताओ सृष्टि एंड शबाना, बेटा आप लोग नोट कर लिया? चलो फिर आगे। चलो, अब करना क्या है बस, इस पेरीमीटर को डिफरेंशिएट करना है। इक्वेशन वन करो डिफरेंशिएट। पेरीमीटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो डीपी बाय डी वाई इज इक्वल्स टू, क्या अभी तुमने वन बाय वाई का किया था डिफरेंशिएशन जस्ट अभी रेक्टेंगल केस में? तो माइनस वन बाय वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ ना? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एम वाई? एम तो कांस्टेंट है,
डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, प्लस इस पूरी टर्म में क्या कांस्टेंट है बेटा, 2 × 1 + m² तो कांस्टेंट है, तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, अगेन 1, तो ये निकल के आया। पेरीमीटर को मिनिमम करना है तो इसका जो डिफरेंशिएशन आपने लिया वाई के रिस्पेक्ट में, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 इक्वल्स टू -a/(-a) वाई स्क्वायर -m प्लस 2 × 1 + m²। ना देखो, ये माइनस वाली टर्म को इधर ले आओ तो प्लस बन जाएंगी, तो a/y² प्लस m इज इक्वल्स टू 2 × 1 + m²। यहां तक पहुंचे। दोनों इक्वेशन को क्या करो, दोनों इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करो, देखो नजारा देखो क्या आता है, करो मल्टीप्लाई, इसको भी y से मल्टीप्लाई करो, इसको भी y से मल्टीप्लाई करो, क्या निकल के आएगा, a/y निकल के आएगा, a/y प्लस m × y इज इक्वल्स टू 2y 1 + m²। यहां तक बात क्लियर है सभी को। इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, a/y प्लस m/y, और ऊपर विड्थ को देखो, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कैसे, अभी समझ में नहीं आएगा, देखो देखो देखो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। या तो तुम क्या करो, इस एरिया को रिप्लेस कर दो, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या काम कर सकता हूँ, देखो देखो देखो, समझो इधर देखो, ये a/y है प्लस m/y, देखो -my प्लस m/y, क्या फर्क पड़ेगा, क्या कोई फर्क पड़ेगा इससे करने से, और एक m/y ऊपर है ही हमारे पास में, इज इक्वल्स टू 1 + m²। अब बताओ क्या लिखा हुआ है, a/y - m/y, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो b लिखा हुआ है, ये तो b लिखा हुआ है, b + 2my इज इक्वल्स टू 2y 1 + m²। ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा क्या हुआ है, ये b + 2my होता क्या है, टॉप विड्थ, टॉप विड्थ, तो टॉप विड्थ किसके बराबर निकल के आई, 2y 1 + m²। ये 2y m² क्या कंबाइंड लेंथ थी दोनों साइड स्लोप की, 2y 1 + m²। अरे चेक करो बेटा, ये 2 × y + m² क्या है, क्या 2x के बराबर नहीं है क्या, ये 2x। तो अगर आपने स्लोप को कांस्टेंट रखा, अगर आपने स्लोप को कांस्टेंट रखा, तो जो ट्रेपीजोइडल सेक्शन है, अगर वो एफिशिएंट हुआ, तो टॉप विड्थ किसके बराबर निकल के आएगी, जो साइड की लेंथ है ना उसके ट्वाइस निकल के आएगी। आई बात समझ में आपको, क्या ये बात समझ में आई, क्या हर ट्रेपीजोइडल सेक्शन की टॉप विड्थ ट्वाइस ऑफ एक्स होगी, क्या हर ट्रेपीजोइडल सेक्शन की जो टॉप विड्थ है वो ट्वाइस ऑफ एक्स निकल के आएगी, क्या नहीं, सिर्फ कौन से वाले की, सिर्फ एफिशिएंट वाले की, सिर्फ एफिशिएंट वाले की। यही बात समझ में बेटा आपको, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो अभी जो हमारा सेक्शन बना, वो फुल एफिशिएंट हुआ या हाफ एफिशिएंट हुआ, अभी ये फुल एफिशिएंट हुआ या हाफ एफिशिएंट हुआ, ये अभी हाफ एफिशिएंट हुआ, क्योंकि आपने स्लोप को क्या मान रखा था, कांस्टेंट। मान लो साइड स्लोप वेरी कर गई तो दिक्कत हो जाएगी ना मेरे को। तो अभी जो ये कंडीशन निकल के आई ना, ये कंडीशन निकल के आई, ये सिर्फ और सिर्फ हाफ एफिशिएंट ट्रेपीजोइडल कंडीशन की सेटिस्फाई करेगा। तो फुल का लेना है आपने, तो हमें तो फुल का लेना है, क्लियर। नई बात समझ बेटा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आप लोगों को, हल्का फुल्का, बाकी कल करते हैं, ठीक है, इसे नोट कर लिया आप लोगों ने, कल करते हैं इसको कंटिन्यू, ठीक है, बाकी कल करते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने, इसे नोट किया, प्लीज इसे ध्यान रखेंगे कि अभी हमारा जो ट्रेपेजियल सेक्शन है ना, वो फुली एफिशिएंट नहीं है, वो अभी हाफ एफिशिएंट हुआ है, क्लियर। नोट कर लिया सभी ने, इज इट नोटेड, टेक केयर।